भारत में हर साल विदेशों से हजारों करोड़ों रुपए आते हैं। ये पैसा किसी कंपनी या राज्य सरकार को नहीं, बल्कि हजारों एनजीओ, ट्रस्टों, चैरिटेबल संस्थाओं और सामाजिक संगठनों को मिलता है। कागजों में यह पैसा गरीबों की मदद, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, बाल अधिकार, मानवाधिकार और सामाजिक विकास के नाम पर आता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या विदेश से आने वाला हर रुपया वास्तव में गरीबों तक पहुंचता है? यह सब पैसे का इस्तेमाल भारत की राजनीति, धार्मिक गतिविधियों, विरोध प्रदर्शनों या देश की नीतियों को प्रभावित करने के लिए भी किया गया है। इसी सवाल का जवाब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA। आज हम आपको बताएंगे कि 1976 से लेकर अब तक पूरी कहानी। आखिर भारत सरकार विदेशी फंडिंग पर इतने कड़े नियम क्यों बनाती रही है? सरकारें बदली लेकिन FCRA लगातार सख्त क्यों होता गया? क्यों हजारों NGOs के लाइसेंस रद्द हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि FCRA आखिर है क्या। भारत में कोई भी NGOs, ट्रस्ट, सोसाइटी, शैक्षणिक या धार्मिक संस्था विदेश से सीधे पैसे नहीं ले सकते। इसके लिए भारत सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है और यही अनुमति FCRA के तहत मिलती है। विदेशी अंशदान का मतलब केवल नगद पैसा नहीं है। इसके दायरे में विदेशी मुद्रा, बैंक ट्रांसफर, विदेशी कंपनियों व फाउंडेशनों का दान और शेयर या प्रतिभूतियां भी आती हैं। यानी अगर पैसा सरहद पार से आ रहा है तो सरकार जानना चाहती है किसने भेजा, क्यों भेजा, किसे भेजा और कहां खर्च हुआ। सरकार की चिंता बेवजह नहीं है। कल्पना कीजिए यदि कोई विदेशी संस्था भारत में किसी संगठन को करोड़ों रुपये दे और वह संगठन देश में आंदोलन, राजनीतिक प्रभाव, धार्मिक तनाव या विकास परियोजनाओं के खिलाफ हिंसक विरोध शुरू कर दे तो क्या होगा? यही वजह है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और इजराइल जैसे देशों में भी विदेशी फंडिंग पर सख्त कानून मौजूद है। FCRA की शुरुआत 1976 में आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में हुई थी। उस समय मुख्य चिंता यह थी कि विदेशी शक्तियां राजनीति, मीडिया या सामाजिक संगठनों के जरिए देश के फैसलों को प्रभावित न करें। तब NGOs कम थे और फंडिंग का दायरा सीमित था। लेकिन साल 1991 भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण हुआ। देश के दरवाजे खुले, विदेशी कंपनियां आई, अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां सक्रिय हुई। विदेशी फंडिंग करोड़ों से बढ़कर हजारों करोड़ों रुपए तक पहुंच गई। पैसा बढ़ा तो गड़बड़ियां भी सामने आने लगी। कई संस्थाओं के ऑडिट में अनियमितताएं मिली और यह आरोप लगे कि पैसे का इस्तेमाल घोषित उद्देश्य से अलग कामों में हो रहा है। इसी को देखते हुए साल 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 1976 के कानून को बदलकर नया FCRA 2010 लागू किया। इसके तहत पंजीकरण सख्त किया गया, नियमित आय व्यय की रिपोर्ट अनिवार्य की गई और सांसदों, विधायकों, राजनीतिक दलों, न्यायाधीशों व सरकारी कर्मचारियों पर विदेशी चंदा लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। 2010 के कानून के बावजूद जांच एजेंसियों को शिकायतें मिलती रही। आरोप थे कि बड़े NGOs विदेशी पैसा लेकर छोटे NGOs को ट्रांसफर कर रहे थे, जिससे मनी ट्रेल यानी पैसे का वास्तविक स्रोत और अंतिम इस्तेमाल ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। साथ ही प्रशासनिक खर्च के नाम पर आधी रकम दफ्तरों को चलाने में खर्च हो रही थी। इसी को बदलने के लिए 2020 में संसद ने FCRA में ऐतिहासिक संशोधन किया। सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए। NGOs से NGOs फंड ट्रांसफर पर पूरी तरह सरकार ने रोक लगाई। अब जिस संस्था को विदेशी पैसा मिलेगा वही उसका इस्तेमाल करेगी। प्रशासनिक खर्च की सीमा घटी। आपको बता दें कि प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटाकर 20% कर दी गई ताकि 80% पैसा सीधे सामाजिक कार्यों पर खर्च हो। SBI नई दिल्ली मुख्य शाखा में खाता अनिवार्य किया गया। देश की हर FCRA रजिस्टर्ड संस्था के लिए विदेश से पैसा प्राप्त करने का एकमात्र जरिया SBI नई दिल्ली मुख्य शाखा का विशेष खाता बना दिया गया। पारदर्शिता और पहचान। संस्था के मुख्य पदाधिकारियों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया गया और जांच के दौरान निलंबन की अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया।
2020 के नए नियमों के लागू होने के बाद गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया। जिन संस्थाओं ने वार्षिक रिटर्न जमा नहीं किया, जिनके ऑडिट में गड़बड़ी पाई गई, उनके लाइसेंस रद्द या निलंबित किए जाने लगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वैध FCRA पंजीकरण रखने वाली संस्थाओं की संख्या 40,000 से घटकर लगभग 20,700 रह गई। कार्रवाई की जद में ग्रीन पीस इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और ऑक्सफार्म इंडिया जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आई। जहां इन संगठनों ने से काम में रुकावट बताया, वहीं सरकार का कहना था कि कानून का पालन न करने पर यह वित्तीय जांच और नियम अनुपालन के तहत की गई वैधानिक कार्रवाई थी। सरकार ने साफ किया कि ईमानदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य करने वाले NGOs को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 20% प्रशासनिक सीमा और फंड ट्रांसफर पर रोक से छोटे NGOs का काम प्रभावित हो रहा है और यह संगठन बनाने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2020 के सभी संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी में स्पष्ट कहा, विदेशी अंशदान प्राप्त करना किसी व्यक्ति या संस्था का मौलिक अधिकार नहीं है, यानी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अदालत ने माना कि विदेशी फंडिंग राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतियों को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सरकार को उस पर नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने SBI दिल्ली शाखा की अनिवार्यता और 20% प्रशासनिक खर्च की सीमा को संसद का वैध नीतिगत फैसला माना। सवाल यह भी उठता है कि क्या केवल भारत में ही ऐसे कड़े कानून हैं? जी नहीं। अमेरिका में 1938 से FARA एक्ट लागू है, जो विदेशी प्रभाव और लॉबिंग को पारदर्शी बनाता है। ऑस्ट्रेलिया में 2018 का फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कैम एक्ट लागू है। रूस में 2012 का फॉरेन एजेंट लॉ बेहद सख्त माना जाता है। इजराइल और यूरोपीय देशों में भी विदेशी फंडिंग के प्रकटीकरण पर कड़े नियम हैं। आइए अब संक्षेप में समझते हैं कि आज भारत में विदेश से पैसा आने का सिस्टम कैसे काम करता है। NGO के पास वैध FCRA पंजीकरण होना अनिवार्य है। विदेशी संस्था द्वारा भेजा गया पैसा सबसे पहले SBI नई दिल्ली मुख्य शाखा के खाते में आता है। SBI हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड तैयार कर गृह मंत्रालय को भेजता है। पैसा NGO के उपयोग वाले खाते में जाता है। NGO को हर साल फॉर्म FC4 के माध्यम से गृह मंत्रालय के FCRA पोर्टल पर पूरी रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट का ऑनलाइन जमा करनी पड़ती है। यानी कि निष्कर्ष साफ है, आज FCRA केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत का एक राष्ट्रीय निगरानी और जवाबदेही ढांचा बन चुका है। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी संस्थाओं पर लगाम लगी है और पारदर्शिता आई है। वहीं नागरिक समाज का कहना है कि नियमों का संतुलन ऐसा होना चाहिए जिससे देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो और ईमानदारी से काम करने वाले सामाजिक संगठनों का हौसला भी न टूटे। विशेष रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।